अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी को, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को और डिलेड प्यूबर्टी को। सो प्यूबर्टी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड दैट encompasses physiologic, somatic and constitutional changes associated with further development of internal and external genitalia and secondary sex characteristics। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं एक चाइल्डहुड से कन्वर्ट होने में, एक अडल्टहुड में, मतलब जो बंदा जब एक चाइल्डहुड एज से कन्वर्ट होता है अडल्टहुड में, तो जो भी उसके अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके इंटरनल या एक्सटर्नल जेनिटिलिया में चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। अभी हमारे पास इसकी जो नॉर्मल एज है, नॉर्मली जो है वो 10 से 14 ईयर्स होती है गर्ल्स में, मतलब इस एज के दौरान गर्ल्स में प्यूबर्टी आ जाती है, और 12 से 16 ईयर्स तक जो है बॉयज में आ जाती है। अगर इस एज से पहले आएगी प्यूबर्टी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इस एज के बाद आएगी प्यूबर्टी तो भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास है 5 स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी, कि हमारे पास प्यूबर्टी किस किस तरह आती है। तो ये हमारे पास टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें एज इट इज याद करना है कि स्टेज 1 जो होती है इसमें एज यहाँ पे एक तरफ लिखी हुई है, और दूसरी तरफ के कौन कौन से चेंजेस फीमेल में आते हैं इस स्टेज फर्स्ट में, और कौन से चेंजेस आते हैं मेल में। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसमें फीमेल की एज है 8 से 13 और मेल की एज है 9 से 14। इसके दौरान जो है सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। इंक्रीज खासतौर पर एस्ट्रोजन लेवल जो है इंक्रीज होने लग जाता है, लेकिन फिजिकली कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह मेल्स में क्या होता है, सेक्स हार्मोन जो होता है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और खासतौर पे टेस्टोस्टेरोन की, और यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा होता है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की, लेकिन कोई फिजिकल चेंज नहीं आता। स्टेज 2 की जो है वो इसमें फीमेल की एज 1 ईयर होती है आफ्टर स्टेज 1, यानी 9 से 14 ईयर्स के दरमियान में होगी ये। तो इसमें हमारे पास क्या होगी कि ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होगा एंड थिन अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर में अपीयर, और उसके हैंड्स और फीट जो है वो ग्रो करने लग जाएंगे। यहाँ पे टेस्टिकल बिगिन टू चेंज द शेप एंड बिकम लार्जर, हैंड्स फीट बिकम लार्जर। जब स्टेज 3 आएगी वो भी 1 to 2 ईयर्स आफ्टर स्टेज 2 आएगी। तो इसमें हमारे पास क्या होगी, प्यूबिक हेयर जो है वो फर्दर थिक हो जाएंगे, बट डजेंट कवर द प्यूबिक, मतलब इंटायर प्यूबिक रीजन को भी कवर नहीं करेंगे, और ग्रोथ स्पर्ट जो है वो बिगिन हो जाएगा। इसमें मेल्स में जो क्या होगा कि थिन अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर आएंगे। इस स्टेज में देखें, औरतों की एक स्टेज आगे चल रही है, जो जो चीजें मतलब उनके एक स्टेज पीछे हो रही है, लेकिन एक स्टेज बाद में आ रही है मेल्स में प्यूबर्टी। तो यहाँ पे थिन अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर जो है वो अपेयर होंगे, और अदर बॉडी हेयर बिगिंस टू थिकन, टेस्टिकल्स एंड पीनस बिकम लार्ज, इंटरनल जेनिटेलिया आल्सो बिगिन टू डेवलप। अब स्टेज 4 जो है वो 2 years to 3 years आफ्टर स्टेज 3 आएगी। इसमें प्यूबिक हेयर जो है वो थिक हो जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे, और इंटायर प्यूबिक एरिया को कवर कर लेंगे। और इसमें ही हाइट भी इंक्रीज होती है, ब्रेस्ट, हिप्स, थाइज जो है वो राउंड होने लग जाते हैं, और वॉइस भी मेच्योर हो जाती है। इस स्टेज में क्या होती है, प्यूबिक हेयर जो है मेल में थिक हो जाते हैं, डजंट कवर द प्यूबिक एंटायर प्यूबिक रीजन, ग्रोथ स्पॉट बिगन, सारी वही बातें जो फीमेल की स्टेज 3 में होंगी। जेनिटेलिया जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि मतलब टेस्टिकल्स में से जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जबकि वॉइस जो है वो बिगिन टू साउंड मोर मेच्योर। लास्ट स्टेज होती है फीमेल में, फिफ्थ स्टेज, इसमें जो है प्यूबिक जो हेयर है वो इंटायरली कवर कर लेंगे प्यूबिक रीजन को। उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो भी हो जाएगा, और हाइट एंड बॉडी शेप जो है वो चेंजेस स्लो और स्टॉप, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, मेल में फिफ्थ स्टेज में प्यूबिक हेयर जो है थिक करली और कवर द एंटायर प्यूबिक रीजन, बॉडी एंड फेशियल हेयर में कंटिन्यू टू डेवलप, जेनिटेलिया भी प्रोड्यूस होगा, मतलब वो रिलीज करेंगे स्पर्म, हाइट और बॉडी शेप भी चेंज होगी, और वॉइस भी मोर मेच्योर हो जाएगी। तो इसकी हमने स्टेजेस में पहली स्टेज क्या देखी है कि हार्मोन्स जो है वो अपना काम शुरू अभी करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन होते हैं। और स्टेज 2 में जो है फिजिकल साइंस अपीयर होते हैं और प्यूबर्टी के। स्टेज 3 में जो है ना ग्रोथ स्पर्ट आता है, और स्टेज 4 में जो है कंटिन्यू होती है डेवलपमेंट, और फाइनल स्टेज है। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, फीमेल में हिलार्की होती है, यानी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, प्यूबार की होती है यानी प्यूबिक हेयर ग्रोथ, इस सीक्वेंस से मिनार की होती है, फिर बाद में मेंस्ट्रुएशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। प्रिकॉशंस प्यूबर्टी क्या होता है? हमारे पास ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ प्रिकॉशंस प्यूबर्टी ये है कि डेवलपमेंट हो जाना सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का बिफोर 8 ईयर ऑफ एज इन गर्ल्स एंड 9 ईयर्स इन बॉयज। मतलब एज से पहले ही अगर उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगे हैं तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल, और थर्ड टाइप है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अब इसी हमारे पास जो नॉर्मली है ना, वो प्यूबर्टी आती कैसे है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो आपका हिपोथैलेमस होता है
वो एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और वो जाके हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज करे LH और FSH। ठीक है, LH और FSH जाते हैं ओवरीज पे एक्ट करते हैं और टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, और इनसे फिर हमारे पास एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल होता है साइकिल प्यूबर्टी का। अगर हमारे पास इस साइकिल की एक्टिवेशन होने लग जाए पहले, मतलब फीमेल में 8 ईयर्स से पहले होने लग जाए और बॉयज में 9 ईयर्स से पहले होने लग जाए, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। यानी it is defined as onset of secondary sexual characteristics before the 8 years of age in girls and 9 years in men due to early activation of hypothalamus pituitary gonadal axis। तो अगर ये एक्टिवेशन पहले हो जाए इसकी, तो इसको कहेंगे सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में अब इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसका कोई कसूर नहीं होता, हाइपोथैलेमस और HPO एक्सिस का कसूर नहीं होता। इसमें कसूर ये होता है कि सेक्स हार्मोन ग्लैंड्स जो हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, ओवरीज इन गर्ल्स एंड टेस्टिस इन बॉयज। एड्रिनल ग्लैंड से भी हमारे पास जो है वो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वो थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वजह है, और वजूहात क्या बनेंगी वो हम आगे पढ़ेंगे, अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज करने लग जाए, और टेस्टोस्टेरोन बॉयज में, या फिर उनकी अपनी ओवरीज या टेस्टिस जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज करने लग जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, जिसमें पेरिफ्री में कोई मसला है, सेंट्रल सिस्टम जो है ना, सेल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, और ये लेस कॉमन है। तो अब यहाँ पे कॉजेज लिखे हुए हैं सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जिसमें HPO एक्सिस का मसला है, तो ये इडियोपैथिक है, हम कोई वजह मालूम ना हो। दूसरा ये है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई लेजन्स हो, या फिर हमारे पास हाइपोथैलेमिक हमाटोमा हो। ट्यूमर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कि अगर ट्यूमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो, तो वो फिर हाइपोथैलेमस जो है जल्दी एक्टिव हो जाएगा और फिर वो जल्दी अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा। कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। एक्वायर्ड इस तरह है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन हुई या ट्रॉमा हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। इंटरनेशनल अडॉप्शन भी है, और ये सेकेंडरी टू मतलब ऐसे भी हो सकता है कि किसी को पहले पेरिफेरल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी है और उसकी वजह से उसको सेंट्रल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी हो गए। अब हमारे पास पेरिफेरल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी में मैंने बताया था कि सब मसला कहाँ पे होगा, ओवरी में इन केस ऑफ गर्ल्स, और टेस्टिस में। इसके अलावा एड्रिनल में मसला होगा। तो ओवरीज में जो मसले हो सकते हैं फीमेल में, वो कौन से हो सकते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, यानी ओवरीज जो है उसके अंदर ट्यूमर्स डेवलप होने लगे हैं, यानी उसके ग्रेनुलोजा सेल्स में। अगर आप लोग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो देख के आए हैं, तो उसको अंदाजा हो गया होगा कि ग्रेनुलोजा सेल से ही एस्ट्रोजन बन रहा होता है। अगर उन्हीं सेल्स में ट्यूमर होगा, तो वो जाहिर है एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। इसी तरह एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स जो होंगे, उनकी वजह से भी होगा। अब है हमारे पास एड्रिनल कॉज में ये है कि अगर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो, या फिर कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो, तो वो भी अपने हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे। और कशिंग सिंड्रोम में भी ऐसे ही होता है। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम है, इसमें भी जो है ना ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी हाइपोथायरॉयड हार्मोन जो है वो प्रॉपर कम है मिकदार में, या वो एक्सोजीनियस स्टीरॉइड्स बच्चा यूज कर रहा है, जैसे कि कोई क्रीम्स, फेशियल क्रीम्स की मौजूदगी की वजह से, या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में प्रीमेच्योर लेथार्गी है और प्रीमेच्योर एट्रिनार्की है। ये इतनी कॉमन टाइप नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डायग्नोसिस हमें कैसे करना है सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का। तो इसमें हम बच्चे का पहले ब्लड टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद हमने उसको GnRH का शॉट देना है, और कुछ टाइम बाद हम उसका ब्लड का दोबारा सैंपल देखेंगे कि उसके वजह से GnRH का शॉट देने की वजह से उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ है बाकी हॉर्मोन्स की को। तो उसका इन चिल्ड्रन विद सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी द GnRH हार्मोन कॉज द अदर हार्मोन लेवल टू राइज। तो जब हम उसको GnRH का इंजेक्शन देंगे, तो उसके वजह से उसके बाद में थोड़ा चेक करेंगे, तो वो बाकी हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देगा। तो जिससे पता लग जाएगा कि ये जो है इसको सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, यानी जिसमें प्रॉब्लम जो है वो इसके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है इसको। अब उसको ट्रीट तो हम नहीं करना है, क्योंकि अगर उसकी प्यूबर्टी से पहले ही उसके चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम देंगे GnRH एगोनिस्ट दे देंगे, जिसकी वजह से GnRH जो है वो मतलब बाकी हॉर्मोन्स को इनहिबिट नहीं करेगा।
तो उसमें आर द एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट फॉर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जिसकी वजह से प्री मैच्योर स्टिमुलेशन नहीं होगी गोनेडोट्रोपिक सिक्रीशन की। इसमें हमने क्या देना होता है, मंथली शॉट देना होता है विद मेडिसिन सच एज लियोप्रोलाइड एसीटेट और ट्रिप्टोरेलिन। ठीक है, ये जो है हमारे पास दे सकते हैं हम। इसके अलावा हम मेडिसिन देंगे जो सप्रेस करेंगी या फिर स्टॉप करेंगी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन को, या फिर अगर कोई ट्यूमर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो फिर हम उसको ट्यूमर के जरिए जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, मतलब उस ट्यूमर की वजह से जो अगर हार्मोन बढ़ रहे हैं ज्यादा तो उस ट्यूमर को सर्जरी के लिए फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा। डिलेड प्यूबर्टी ये है कि 14 साल की उम्र भी हो गई है लड़कों में और 12 साल की लड़कियों में उम्र हो गई और उसमें कोई सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो रहे, या उसकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रही, या फिर मेल में टेस्टिकल ग्रोथ नहीं हो रही, प्यूबिक हेयर नहीं आ रहे या वॉइस चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे डिलेड प्यूबर्टी। अब इसके लिए जब वो पेशेंट आएगा हमारे पास तो हम उसकी पहले मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देख लेंगे सब कुछ, ब्लड टेस्ट करेंगे। दीज चेक्स फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मेजर हार्मोन लेवल एंड टेस्ट फॉर द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, देख लेंगे कोई उसको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज या एनीमिया जो उसकी प्यूबर्टी को डिले कर रहा है। फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे कि इसके कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या है। तो ये हमारे पास जो है एक तो ये वजह हो सकती है कि जेनेटिक वेरिएशंस भी हो सकती हैं। दूसरा ये है कि वो बच्चा ज्यादा खाता ना हो, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब उसकी न्यूट्रिशन पूरी ना हो, या उसको क्रॉनिक इलनेस है, ये वजह हो सकती है। अदर जो दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये है कि हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी या गोनेडल डिजीजेज हो, जैसे कि हमारे पास अगर हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होगी, यानी कि जो हमारे पास हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, गोनेडोट्रोपिक यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा आ रहा है लेकिन हाइपोगोनेडिज्म है आगे से। ठीक है, तो ये इसकी वजह ये हो सकती है कि गोनेडल डिसजेनेसिस है कि मतलब उसकी गोनेड्स या तो बॉडी में है ही नहीं या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज। दूसरी है कि हाइपोगोनेडोट्रोपिक, मतलब पीछे से भी प्रॉब्लम है, मतलब एफएसएच और एलएच प्रॉपरली आ ही नहीं रहा, और हाइपोगोनेडिज्म है और आगे से ओवरीज और टेस्टिस जो है उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। इसकी वजह ये हो सकती है फिजियोलॉजिकल डिले, कालमैन सिंड्रोम, एनोरेक्सिया, कि मतलब बच्चा ज्यादा बच्चा खाता ही नहीं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहा है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो अपने हार्मोन से रिलीज नहीं करेंगे। इसके अलावा हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया भी है, ये भी मोस्ट कॉमन काज है, या फिर ड्रग कोई इस्तेमाल कर रहा है वो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब आपने डिलेड प्यूबर्टी को ट्रीटमेंट कैसे करना है डिपेंडिंग ऑन द कॉज, तो हमें उसको जो हार्मोन्स जो हैं वो हम देंगे, हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करा देंगे, मे बी यूज टू इंड्यूस द प्यूबर्टी, और इन सम केसेस फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम मे बी नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट। Estrogen replacement is given in the form of pills or patches and the dose is increased over an 18 to 24 month periods। तो मतलब डिलेड प्यूबर्टी की वजह यही है ना कि हार्मोन्स जब नहीं आएंगे तो ही होगा, तो फिर हम उसको एक्सटर्नली हार्मोन्स दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और पैचेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये बहुत आसान सा था, इसको आप कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।